नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आया हूँ। अर्थशास्त्र 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। और पिछली क्लास में हमने जहाँ टॉपिक पे ख़त्म किया था तो कुछ क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने। हम लोग डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बातें कर रहे थे। तो हमने देखा था कि डिमांड किन किन बातों पर निर्भर करती है ना। मार्केट पर तो निर्भर करती है। और एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं, पिता हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि मार्केट में 2 इनविजिबल हैंड होते हैं जो मार्केट को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, इसके बीच ही सारी चीजें होती हैं, इर्द गिर्द इसके घूमते रहती हैं। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट था जो संतुलन का बिंदु था, ई हमने देखा था। एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक हो जाती हैं, यानी एक हो जाती है मतलब उनकी वैल्यू एक हो जाती है, वो हम कहते हैं संतुलन का बिंदु है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन की स्थिति है। ऐसी स्थिति होती है, अगर नहीं होती है तो मार्केट उसको अपने आप बना लेती है, अपने आप इन्वॉल्व कर लेती है। सरप्लस देखा था हमने, इन्फ्लेशन थोड़ा सी चर्चा की थी। इन्फ्लेशन की चर्चा और होगी, आगे होगी, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पंचवर्षीय योजना है जो रिलेशन में है, जो भी हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं जीएस, मैंने कहा था ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही है उससे कौन सी किस में रिलेशन है, क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। मेन वैसे तो बहुत सारी हैं, आपको पता ही है, 5 साल के लिए होती है। सबसे पहले में क्या था और मेन इंपॉर्टेंट, और अभी कौन सी है, उसका उद्देश्य क्या है, आगे 10 साल के लिए क्या रहेगा, 2 पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना। और जो करंट की न्यूज़ चल रही है वो इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेशन में है। ठीक है ना, एसएससी यूपीएससी वाले ऐसे ही पढ़ते हैं। अपने काम की जो न्यूज़ है ना, बहस करने के लिए नहीं, अपने काम के लिए जो भी न्यूज़ है पॉल साइंस की जो है उसमें डाल दी, सब्जेक्ट बन गया। एक करंट अफेयर का अलग पुलिंदा है। कहते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, टच में रहना चाहिए, वही है। इकोनॉमिक्स की न्यूज़ अलग निकाली, पॉल साइंस की अलग निकाली, ज्योग्राफी की अलग निकाली और नोट्स तैयार कर लिए अपने ऐसे। कल हमने एक चीज़ देखी थी, डिमांड के ऊपर ही बात करके आगे चलेंगे। डिमांड के कई सारे केस देखे थे, बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया था उसका। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद हो तो, ई डी इक्वल टू 0, ठीक है ना, और ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी। 2 यहाँ पर वैल्यूज थी। ई डी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी घट बढ़ रही है, लोच, मांग की लोच। लेकिन उससे पहले देखो, मेरी खास आदत है रिवीजन कराने की, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मांग की लोच अगर समझना है तो मांग का नियम समझना पड़ेगा, नहीं तो लोच समझ में नहीं आएगी। बीच में से पढ़ रहे होगे, समझ लोगे यहाँ पर, लेकिन जो बेसिक जो आइडिया ना वो डामाडोल रहेगा। बेसिक जिसका खराब होता है ना, उसमें फिर मजा नहीं आता पढ़ाई में, बीच से पढ़ाई करने में मजा नहीं आता, वो वाली बात होती है। ठीक है, इसलिए पहले मांग का नियम पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, सप्लाई का नियम, सप्लाई का नियम हिंदी इंग्लिश हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, पूर्ति का नियम पढ़े, देन इस पर आए। हमने कहा था सारी वैल्यू इसी के बीच वेरी कर रही है, इसी के बीच सारी वैल्यू वेरी करेगी। ई डी इक्वल टू 0 और ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके बीच हमने इसका ग्राफ भी देखा था। हमने कहा था ये कुछ इस प्रकार का बनता है, ऐसे एल बना दो उल्टा, ठीक है। देन ये था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था। अब ईडी क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इससे, ठीक है ना, दे आर टोटली अननोन अबाउट दिस, इसलिए हम थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहे हैं कि भाई इसको देख लेते हैं। गो थ्रू मतलब थोड़ा सा रिवीजन टाइप, है ना। इसके आगे भी चलेंगे। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, समग्र मांग, ठीक है ना। कहने का मतलब है सभी मांगों को हमने ऐड कर लिया, जोड़ लिया, देन क्या फर्क पड़ा है, देन क्या फर्क पड़ा है, यू गेटिंग माय पॉइंट, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ईडी बराबर 0 का मतलब है, हमने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की बात होती है मांग की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं, मात्रा, ठीक है, और कीमत पे, ठीक है। मांग की जब बात होती है तो हम बात करते हैं मात्रा, डिमांड, ये टॉपिक है डिमांड। एसएससी में जो टॉपिक आता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड। देखो, एक लॉ ऑफ, पहले तो डिमांड है, डिमांड क्या है, ठीक है, मांगी गई मात्रा उपभोक्ता की। अगर पूरा से डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, व्हाट इज डिमांड, बताओ मांग क्या है। एक समय में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये। क्या बोला, एक समय में उपभोक्ता द्वारा, एक समय में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, ठीक है ना। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। यहां तक सुना है, ये हो गया। अब डिमांड में चेंज जो आएगा ना, मांग में जो भी चेंज आएगा, 2 बातों पर निर्भर है।
जो भी मांग में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा, दो बातों पर निर्भर है। वो दो बातें कौन सी है? मात्रा और कीमत। इन्हीं के बीच जो चेंजेस आता है ना, उसी से लॉ ऑफ डिमांड बना है, मांग का नियम। उसी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक आता है, मांग की लोच। ठीक, दो बता दे रहा हूँ, बाकी तो सब वही है, एक जैसे ही हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए जो है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया था ईडी, एक से बड़ी, एक से बड़ी नहीं, पहले छोटी वाली देखते हैं। छोटी, ईडी बराबर 1 है और ईडी बराबर 1 से बड़ी। ये 5 वैल्यू थी, 5 वैल्यू तो थी, ठीक है। इसमें जो मेन एसएससी के लिए फेवरेट बनेगी ना, वो 0, इन्फिनिटी और 1 वाली बनेगी। इन्फिनिटी वाली से बहुत पूछ चुके हैं, 2 बार, बहुत क्या मतलब, चलो 2 बार क्वेश्चन आया, देखा देखी जो देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसमें 2 बार क्वेश्चन इससे बने हैं। एक क्वेश्चन इसका रख लो, मैं क्या कह रहा था, 1 से 2 बल्कि डिमांड और सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन, अगर इन सब चारों टॉपिक को रख लो तो 2 क्वेश्चन लगा लो इससे, 1 से 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। ठीक, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, मांग मात्रा बटे कीमत, जो भी मात्रा है उसकी कीमत से रिलेशन, लेकिन लोच है ना, तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन मात्रा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। हम क्या कह रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये चीज है, यही पूरा नियम इन सब पे लागू हो रहा है। हमें बस ये एक बार रिवीजन करा रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी हो जाएगा 5 मिनट का। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो देख लेंगे जो एसएससी के लिए आगे आगे हम उसी पे पढ़ेंगे। इस पर देख रहे हैं, इस पर देख रहे हैं और इस पर देख रहे हैं। ठीक, हमने कहा मांग नहीं, बल्कि ये तो मांग है, ये मांग था, ठीक है ना। डिमांड बराबर क्वांटिटी अपॉन प्राइस, इसको हटा देते हैं हम, चलो इसको हटा देते हैं। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये होगा ईडी। क्या होगा? ईडी। और माइनस भी लगाता है, अगर माइनस आएगा तो वो उसको काट देता, माइनस में नहीं होती है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी डिमांड जो है, मात्रा में जो भी प्रतिशत परिवर्तन है, अब हमें लाना है 0, ये 0 लाना है। तो 0 कैसे आ जाएगा? इसी नंबर को 0 में डिवाइड करो। ठीक है, याद रखना इसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, इसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है ना। प्राइस में चेंज है, प्राइस में चेंज है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो प्राइस तो ये है, प्राइस पर अलग अलग पॉइंट हो गए ना, ये अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट। क्वांटिटी यही है, क्वांटिटी यही है, क्वांटिटी 100 है तो 100। तो ये वाला किसका हो गया? ये वाला, ये किसका ग्राफ हो गया? ईडी बराबर 0 का हो गया, ईडी बराबर 0 का हो गया। ठीक बात हो गई। ईडी इन्फिनिटी कब आएगा? ईडी इन्फिनिटी कब आएगा? ईडी का फॉर्मूला ये रहा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पास में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक बात हो गई ना, ये कहा जा रहा है। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि इस तरह से आ गया ईडी बराबर। अब हमने कहा कि ईडी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कब आएगा? ऊपर नंबर, नीचे 0, यानी अब किस में चेंज आएगा? ऊपर जो है, ऊपर क्या है? क्वांटिटी, उसमें चेंज आ गया। अब क्वांटिटी में चेंज करोगे तो क्या होगा? ये पलट जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ पलट जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ पलट जाएगा तो कैसा बनेगा? क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या रहेगी? क्वांटिटी नंबर्स में रहेगी, है ना, क्वांटिटी नंबर्स में रहेगी और प्राइस फिक्स, तो ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह का, ऐसे देख रहे हो? नॉर्मल है, ग्राफ कर्व आया हुआ है एक बार मेंस में, ठीक है ना। ये हो गया, मेन क्वेश्चनों में आता है। ये हो गया, ये हो गया प्राइस, आपका प्राइस फिक्स है ये, और ये क्वांटिटी है, बस में ये क्वांटिटी है, ये कीमत और ये मात्रा, ये कीमत और ये मात्रा, इस तरह से होता है। तो ये तो 2 का हो गया, ईडी 0, ईडी इन्फिनिटी, ये बहुत समझना जरूरी था। ईडी 1 होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ईडी 1 होगा तो क्या होगा? इसको देखो, ईडी 1 होगा। 1 कब आता है? हम मैथ्स में देखें तो जब 5/5, 10/10, मतलब जो ऊपर नंबर वही नीचे नंबर है, यानी दोनों पर क्या आएगा? सेम, जितना प्राइस है उतनी ही क्वांटिटी।
जितना प्राइस है उतनी ही क्वांटिटी है, तो ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? 5-10, 5-10, ऐसे ऐसे, समझ में आ गया? ये रहा, ये डी का है। ये किसका हो गया? ईडी बराबर 1 का हो गया। जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पर प्राइस में चेंज, तो ये इसका हो गया। तीनों ग्राफ हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आ जाए तो आप थ्योरी बना लोगे, थ्योरी आ जाए तो ग्राफ पहचान लोगे, और दोनों में से कुछ भी पूछने मजे लेने के लिए बच्चों से, तो भी आप बता दोगे। क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ हो रहा है, अन्यथा नहीं। तो ये तो कॉन्सेप्ट डिमांड का हो गया, मांग, ठीक है ना? मांग। इसको पॉज करके एक बार और लिख लेना, जिन्होंने कर रखा है उनकी तो अच्छी बात है, हालांकि फिर भी वो इंपॉर्टेंट डाल के ये वाले लिख लेना कि 0 वाला इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए बहुत। वैसे तो 5 भी पढ़ लेना, ये ज्यादा इसको देखना, 0, 1 वाला और इन्फिनिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपने कर लिया, इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है। ये है, ये मत कहना नोट नहीं करेंगे, नोट करो। चलो ये है। अब डेफिनेशन पे अगर जाएं एक बार फिर से, अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो क्या था, एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। जब पढ़ाई चल रही है तो अच्छे से ही पढ़ाई कर लें, ठीक है? जब हमारी पढ़ाई चल रही है तो हम अच्छे से ही क्या कर लें, पढ़ाई कर लें, है ना? ये होता है। अच्छा, डिमांड, हम कह रहे थे डिमांड सबसे पहले इसकी क्या है, आस्क ए क्वांटिटी बाय ए कंज्यूमर, ask a quantity by a consumer at a particular time। तो मांग क्या है? व्हाट इज मांग? एक उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता द्वारा किसी समय में मांगी गई मात्रा, एक उपभोक्ता द्वारा किसी समय में मांगी गई मात्रा, ठीक है? एक उपभोक्ता द्वारा किसी समय में मांगी गई मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है, ठीक है? डिमांड कहलाती है, ठीक है? चलो ये तो हो गया डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या था? द proportional relationship between the proportional relationship between price and quantity। या पहले क्वांटिटी लिखो क्योंकि ऊपर रहती है ना, क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस। क्या कहा? लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा? द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। तो मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहलाता है? मात्रा एवं कीमत में, मात्रा एवं कीमत में आनुपातिक, आनुपातिक संबंध, मात्रा एवं कीमत में आनुपातिक संबंध, ठीक है? मांग का नियम कहलाता है, ठीक? अच्छा, और क्या था? ये हो गया। अब देखो, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, और इसके बाद अब आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मांग की लोच। मांग की लोच क्या बोलेंगे, मांग की लो, एक जगह लिख लेना, ये सही रहेगा, मांग की लोच। तो इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज, द, एक लड़का बोलता था रेटियो, रेशो को, द रेटियो, ठीक है, चलो कुछ नहीं, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मांग की लोच क्या है, मांग की लोच क्या है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के साथ अनुपात। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अनुपात, मेरा ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, जरूरी है। तो एक दूसरे से इसका लिंक बनाना, डिमांड से फिर लॉ बना, फिर लॉ से एक तो ये है कि डिमांड है क्या, सबसे पहले हम चीज जानना चाहते हैं होती क्या है, ठीक है ना। कोई भी चीज हम उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या है, तो पहले हमने जान लिया कि डिमांड है क्या, मांग क्या है, देन हमने कहा उसका फिर नियम क्या है, मांग यूज कैसे होती है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा, क्या देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। इस प्रकार से ये चल रहा है, बात समझ रही है, इस प्रकार से चल रहा है। तो तीनों जो नियम है ये आपको लिखने एक जगह, हट जा रहे हैं, पॉज करके लिख लेना, ये मत कहना नहीं लिखेंगे, पॉज करके लिखना, छोड़ना नहीं है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश, ज्यादातर स्क्रीनशॉट ही ले रहे होंगे, कोई बात नहीं, पॉज करके लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, सही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, इसमें एक चीज देखी होगी आपने, तीनों की डेफिनेशन तो है लेकिन दो चीज कॉमन दिख रही है, तीनों में दो दो चीज कॉमन दिख रही है, पता है क्या, पता है क्या, समझ लेना, क्या, मात्रा, समझ में आ गई, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा, क्या चीज कॉमन दिखी, मात्रा, ठीक है। तो मात्रा जो होती है वही क्या है, डिमांड। मात्रा को प्राइस के साथ देखने लग जाते हैं तो वो मांग का नियम बन जाता है, ठीक है। खाली हमने मात्रा, हमने कहा इसकी इतनी मात्रा है तो वो हमारी डिमांड है, पहले वाला, ये लिख जरूर लेना, हमने कहा इतनी मात्रा दे दो तो डिमांड है, ठीक है। हमने प्राइस से उसका रेशन निकाला मात्रा का, तो हमने कह दिया वो लॉ ऑफ डिमांड है ही, क्या दिया है ही, लॉ ऑफ डिमांड है। हमने कह दिया कि जितनी भी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है उसका कीमत के साथ प्रतिशत परिवर्तन है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये। तो ये पूरा रिलेशनशिप है। फिर ईडी वाला, जीरो, इन्फिनिटी, लेस देन वन, मोर देन वन, इक्वल टू वन, वो हमने कर लिया था। अब दोबारा कह रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम, इसको नोट कर लो। हम देखेंगे कि डिमांड किस किस पर निर्भर करती है, इसको देखो, डिमांड किस किस पर निर्भर करती है, ये देखना है हमें, देखो, अब हम देखेंगे कि डिमांड जो है किस किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं। डिमांड, एक तो हमने देखा क्वांटिटी है, एक हमने देखा प्राइस है, तो जाहिर सी बात है निर्भर कर रही है प्राइस पर, ठीक है। क्या और चीजों पर भी निर्भर करेगी, क्या डिमांड और चीजों पर भी निर्भर है, करती है, सोच के देखो एक बार, क्या करेगी। हमने कहा जो डिमांड है वो प्राइस पर निर्भर कर रही है, क्या और चीजों पर भी निर्भर करेगी डिमांड,
देख लेते हैं। डिमांड ब्रैकेट हमने लगाया, किन किन चीज़ों पर निर्भर कर सकती है। ठीक है, हम कहते हैं हमने ऐसी जगह कोई शॉप खोली है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, या जहां पर ऐसी जनसंख्या नहीं है जो उस पर डिमांड कर सके। ठीक है, जो उसकी डिमांड कर सके। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हमने ऐसी जगह दुकान खोली है, ऐसी जगह शॉप खोली है जहां पर उस पॉपुलेशन का वो डिमांड करने वाली पॉपुलेशन है ही नहीं जो हमारे पास सामान है, जो कॉमोडिटी है। तो जाहिर सी बात है डिमांड पॉपुलेशन पर निर्भर करेगी। बिल्कुल सही बात है, डिमांड करेगी पॉपुलेशन पर। ठीक है, हमने ऐसे ही बोल दिया। डिमांड इनकम पर भी निर्भर कर सकती है भाई, इनकम पर भी तो करेगी। इनकम घट बढ़ रही है तो डिमांड, नॉर्मल गुड्स की को लेके चल रहे हैं हम लोग, गिवन सब्स्टिट्यूट की बात नहीं करें, नॉर्मल। हाँ, तो इनकम पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं टेस्ट, हाँ खाने वाली चीजें तो टेस्ट पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी कर रही है जी। ठीक है, और टैक्सेस पर भी कर रही है। ये मेन है, नहीं समझ में आया? ये मेन है, ये समझ आया कि नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये चीज मेन है, इसको देखो। हम कह रहे हैं ये मेन चीजें हैं, डी बराबर पी आई टी जी टी। पी क्या है? पॉपुलेशन। पी बराबर पॉपुलेशन है, जनसंख्या। बिल्कुल करेगी। पहाड़ी इलाके में कोई दुकान खोल ली है, ठीक है ना, वहां तो तभी हो सकता है कि जब टूरिस्ट वगैरह आए, कोई घूमने ज्यादा, मतलब चलने को वहां भी चलेगी, ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ इलाके में ज्यादा हम लोग करेंगे तो खाने पीने वाली चीजें चलती हैं, ऐसे नॉर्मल सोच के देखें तो जैसी पॉपुलेशन वैसी डिमांड और वैसी सप्लाई, है ना। तो पॉपुलेशन पर तो निर्भर करती है डिमांड, इसमें कोई शक नहीं है। आई इनकम पे करेगी, बिल्कुल ठीक है। इनकम 1 लाख रुपए है, मान लो 1 लाख रुपए है, और ऑटोमोबाइल्स की दुकान खोल ली है, 10 करोड़ रुपए की खोलनी है, खुल पाएगी दुकान? ठीक है, लोन लेके जैसे तैसे करके कर दिया, लेकिन उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी एक समय की बात करें तो इनकम पर भी निर्भर कर रही है, यानी इनकम मतलब आय। डिमांड बिल्कुल निर्भर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। टी, टेस्ट। टेस्ट क्या है? रुचि। अच्छा, टेस्ट के साथ इंटरेस्ट भी आ जाता है, इंटरेस्ट है कि नहीं है? इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसकी डिमांड ही नहीं उठेगी। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, टी स्लैश यहाँ पे कर देते हैं आई। आई तो ये क्या हुआ? टेस्ट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि स्वाद और रुचि। ठीक है, स्वाद और रुचि। जी, जी गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या इस पर निर्भर करेगी? बिल्कुल करेगी। सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां। जी गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां, हाँ बिल्कुल है। सरकार ने सब्सिडी घटा दी किसी पर, डिमांड घट गई। ठीक है, घटा दी। सब्सिडी क्या होती है? सरकार द्वारा दी गई हेल्प, ये ध्यान रखना, मैं भी इसको बता दूंगा। गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडी। ठीक है ना, क्या होती है वो देख लेंगे। पहले हम देख रहे हैं डिमांड पर कौन कौन सी चीजें प्रभाव डाल रही है डिमांड पर। ठीक, नॉर्मल चीजें हैं देखने वाली, पास में आ गई। तो इस तरह से होता है, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या था? टी, टी था टैक्स, कर। हालांकि कभी वो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा, नहीं वो अलग है, टैक्स अलग है। टैक्स तो बनता ही है, चीज बनी टैक्स बन गया उसका। हर चीजों पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन लगभग चीजों पर टैक्स लगता है। और अब तो क्या लग रहा है? जीएसटी। इसकी अलग से क्लास लेंगे, मस्त वाली। थोड़ा सा एक क्लास मैं पहले बता रहा हूँ, एक क्लास इकोनॉमिक सर्वे पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो निकलता है एक पूरे साल का, क्या क्या है। ठीक है, उससे पहले ये सब तो क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। यही नहीं पता रहता है, पूछ लूं मैं, चलो बताना इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ध्यान रखना, देखो इकोनॉमी एक बहुत वास्ट है, इकोनॉमी, है ना।
इकोनॉमी बहुत वास्ट है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स मिलके इकोनॉमी बना है। अगर हम ऐसे कह दें आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हमने वो बताया था ना ये एडवांस मैथ में, जब तब बहुत सारी इकोनॉमिक्स मिलके इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमी मतलब होता है देश की जनता अपना पैसा कहाँ से कमा रही है, फ्रॉम वेयर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अर्न देयर लिवलीहुड। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अच्छा, IGT, टी टैक्सेस कर हो गया। GST क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना, ये हो गया। GST लगता है 5%, 14%, 28%, 24%, 22%, अलग अलग तरह से स्लॉट में बटा हुआ है। ठीक है, CGST, SGST, IGST, ये सब है। कैटेगरी कर रखी है, पैसे लूट रहे हैं खूब। सही, क्या करें यार, क्या बोला जाए। ठीक है, इस तरह से होता है। जनता का पैसा है तो कुछ पैसा जनता के हाथ में भी रहना चाहिए। सरकार सारा पैसा ले लेगी तो मार्केट नहीं चलने वाली। ठीक है ना, कहने का मतलब है पहले भी टैक्स लिया जाता था, वैट के रूप में लिया जाता था। ठीक है, घूसखोरी अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती है। पहले होती थी, मानते हैं, बहुत होती थी। अब खबरें नहीं आती घूसखोरी की, अब नहीं होती है, अभी भी होती है। हमारा मतलब ये नहीं कि आपने टैक्स लगाया तो गलत है, नहीं। टैक्स लगाओ, कितना किस पर लगाना है, इतना लगाओ कि इनकम उसकी निकल आए, देश की जनता को परेशान ना होना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से। चलो क्या करें, सरकार से क्या कह सकते हैं भैया। हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें तो SSC के लिए और वनडे एग्जाम जो गए, दिल्ली पुलिस वगैरह सबके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। सरकार तो चलती रहेगी जैसे चलना है। तो डिमांड इन सब चीजों पर निर्भर कर रही है। पॉपुलेशन पर कर रही है, I इनकम पर कर रही है, T टेस्ट और इंटरेस्ट पर कर रही है। हमने /I भी लिख दिया, यहाँ स्लैश नहीं लिखा था। G गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, सरकारी नीतियों पर। ठीक है ना। T टैक्सेस, या तो बिल्कुल टैक्स बढ़ा दे, कई चीजों पे एकदम से बढ़ा देती है। ठीक है, एकदम से बैठे होते हैं, अरे बढ़ाओ, चलो हटाओ, इस पे बढ़ाओ। जैसे गेम्स पर 28% कर दिया ना GST, गेम्स पर। उस पर भी देखो, ये इकोनॉमिक्स की न्यूज है, कई लोगों को पता भी होगी। तो जो गेम इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी तो इंडस्ट्री खत्म हो गई एक तरह से। अब कुछ हद तक ठीक भी किया है, इसका विश्लेषण हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक किया है, गलत किया है, जो 28% GST लगाया गेम्स वाली एप्स पर। क्यों? आजकल कैसी न्यूज आ रही है आपको पता है, PUBG खेल कर ये इधर चला गया, उधर चला गया। तो आप रोक लगाओ ना, गेम्स को मत बंद करो। टैक्स लगाना इसका वो नहीं हो गया, वहां से भी सरकार ने इनकम बनाई अपनी। आपको ये देखना है कितने लोग गेम से जुड़े हुए हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं किसी को गलत सही नहीं बता रहा। सरकार जो है, सरकार जो बैठी हुई है, उसको ये सोचना चाहिए गेम्स इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं। पहली बात, 28% अगर वो टैक्स लगा देंगे, इनकम कितनी होती है, उससे क्या होती है सब जानते हैं, लगभग लगभग। ठीक है ना, 28% टैक्स लगाने पर क्या हो जाएगा, उनकी इनकम लगभग ना के बराबर हो जाएगी, तो वो तो बंद हो गए। इसका मतलब जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे वो बेरोजगार हो गए। ये किस पर सीधा सीधा आघात है? हमारे देश का नुकसान है। हम ये नहीं कह रहे कि सब उठ के गेम खेलने लग जाए, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबके अलग अलग पैटर्न है ना। इंडस्ट्री है, ये भी इंडस्ट्री है, गेम्स की इंडस्ट्री बहुत हो गई है। रूल रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि वो ना हो, तब तो बात मानी जाएगी। आपने उठा के डायरेक्ट टैक्स ही बढ़ा दिया, भार किस पर पड़ा? अल्टीमेटली भार किस पर पड़ा? जनता पर। और जनता पर भार बढ़ता है ना तो देश का नुकसान होता है, ये दिन पहली बात ना। ये कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन निकल के आता है गेम्स इंडस्ट्री जो है ठीक है चल रही है, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, हर चीज का अपना अपना वो है, इंजॉयमेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो ये आ रहा है कि वो गेम खेल के वो सीमा पार से इधर आ गए, मैं नाम हम नहीं लूंगा, न्यूज, अब न्यूज देखना तो खैर बंद ही कर दिया है, ऐसी ऐसी न्यूज आती है। ठीक, वो उधर चला गया, वो इधर आ गया। कहने का मतलब यह है रेगुलेशन लगाइए इन चीजों पर, सिक्योरिटी बेसिस पर। टैक्स ना बढ़ाएं, टैक्स इतना ना बढ़ाएं। अपनी इनकम नहीं देखनी है हमें, हमें देखना है सोशल वेलफेयर कितना हो सकता है। सोशल वेलफेयर दो तरह से होगा इसमें। अब देखो टॉपिक चला गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस मामले में सोशल वेलफेयर दो तरह से होगा। क्या? जनता की क्या चाहिए हमें? सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा जनता की चाहिए। ठीक है, ये गेम्स पर जो 28% GST लगा है उस पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। मैंने कहा ना न्यूज उठाते हैं हम जो रिलेटेड होती है, इस पर बहस नहीं करते। जो बहुत गुणी लोग होते हैं वो चौपाटी पे खड़े हो जाते हैं, बहस करते हैं, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। कोई लेना देना नहीं उनका सरकार से, लेना देना हमारा भी नहीं है, फिर भी ये बहस का विषय नहीं है। हमें इस पर अपनी काम की चीजें निकालनी है, कौन सी है। ठीक है, 28% जो कर दिया है, सरकार को दो चीजें सोचनी चाहिए थी। एक तो सिक्योरिटी क्या है लोगों की, कौन से लोगों की, जो गेम बना रहे हैं इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है वो,
जो गेम खेल रहे हैं वो दोनों, क्योंकि वो जनता ही है हमारी, है ना। और सरकार गार्जियन एक तरह से, तो उसको देखना है। सबसे पहले सुरक्षा की बात। दूसरी सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। बात समझ आई है। ये भी टॉपिक बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। अब आपने 28% जीएसटी लगा दिया इस पर, उनने कर लो, क्या इनमें से दोनों चीजें हुई? मेरे को बताओ, क्या इनमें से दोनों चीजें हुई? 28% जीएसटी लगाने से सिक्योरिटी तो मिली नहीं उन्हें, सुरक्षा तो मिली नहीं, ऊपर से सोशल वेलफेयर भी नहीं हुआ, दोनों काम नहीं हुए। हाँ, सरकार की इनकम बढ़ गई, सरकार की इनकम बढ़ गई। जो जीएसटी 14 लेते थे, 14 दूनी 28 हो गई, दुगनी हो गई। 14 या क्या, थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन अब 28 हो गया है। पहले का थोड़ा ध्यान नहीं है, शायद इतना ही था, 12 या 14। तो जीएसटी कर दिए लगभग लगभग दोगुनी, यानी एकदम से दोगुने पैसे हो गए। 100 रुपए कमा रहे हैं तो 28 रुपए हमें दो, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में पैसा उतना नहीं है देखा जाए तो, रेशो में, ठीक है। अब मैं कोई गेम नहीं खेलता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, मैं यहाँ से एक पॉइंट निकाल के आपको दे रहा हूँ कि इस प्रकार से होता है। बात में आ रही है। तो सुरक्षा कैसे करी जाती है कि गेम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स भी उतना ही है, 1-8% चलो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि दुगना कर दिया, दुगना 1.5 गुना कर दिया। उस पर सुरक्षा ये लगाओ कि ऐसा बैरियर परमिशन होनी चाहिए कि इस तरह के मैसेज करने के बाद एक सिक्योरिटी सेल होनी चाहिए जो उसकी देख रेख करे। बात समझिए। वैसे भी सिक्योरिटी सेल बनी हुई है, कोई अलग से खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस पर, वो तो है ही। वो देखभाल करेगी, अगर ज्यादा कोई ऐसे मैसेज होते हैं तो ब्लॉक कर देगी वहीं से, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, ना कोई खर्चा है, तो सिक्योरिटी हो जाती। दूसरी बात, सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, सामाजिक कल्याण की। दो तरह से कल्याण देखना, एक तो वे लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं गेम्स की, दूसरे वो लोग जो गेम्स के जरिए इधर उधर आ रहे हैं, बीच में कुछ वैसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो अनऑथराइज होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी नहीं किया। इसलिए इन दोनों पॉइंट पर बात करनी चाहिए थी, ना कि इस पर 28% जीएसटी। ये कोई इसका समाधान नहीं है, मेरे हिसाब से गलत है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। ये तो यही हो गया कि भाई आप सिक्योरिटी जो है वो है, डर के मारे बंद कर दो, डर के मारे, तो ऐसे ये तो तानाशाही हो गई। डर के मारे क्यों? जो नहीं कर पाएगा, जो पैसे नहीं दे पाएगा सरकार, नहीं तो पैसे दो, तो सुरक्षा तो दी नहीं, फिर भी वही काम होंगे, फिर भी वही काम होंगे ना। ये है। आप लोग में सुना आज क्या होगा एकदम से, मैं वैसे बता रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। इस तरह से सोचना चाहिए। तो पहले इन दो पॉइंट पर सोचते, देन इसके बारे में सोचते। जीएसटी बढ़ा भी देते कोई दिक्कत नहीं है, 1-8% बढ़ा देते, ये नहीं दुगनी कर दी है, 1.5 गुनी कर दी, ऐसा नहीं, ये चीज गलत है। तो ये हो गया, है ना। तो इस पर ऐसे ध्यान देना है। तो ये देखो, ऐसे न्यूज निकल के आती है, हमें कैसे रिलेट करना है, हम ऐसे देखते हैं कि हमारे रिलेशन में कैसे आ रही, कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको, है ना, इस तरह से होती है। चलो खैर, अब सरकार की अपनी सोच है, सरकार ये सोच रही है कि सारा पैसा हमारे पास ही आ जाए, फिर हम सोशल वेलफेयर करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा पैसा अगर मार्केट में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक। इस प्रकार से क्या होगा, इन दो पॉइंट पे जरूर सोचना चाहिए था कि सिक्योरिटी पहले, सबसे पहले दें। सिक्योरिटी कैसे दें? गेम तो चल ही रहा है, जब ऐसे आदान प्रदान होता है चीजों का और अक्रॉस द बाउंड्री, खासतौर से कुछ देश जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, इन सब, इनमें सिक्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, सामाजिक कल्याण की बात है, तो सामाजिक कल्याण दोनों तरफ से देखना चाहिए था। गेम इंडस्ट्री में लगे लोग तो जनता हमारी है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए था, इधर भी जो गेम्स खेल रहे हैं, दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। जीएसटी तो वो दे ही देते हैं, जनता खुश होती है तो दे ही रही, अभी भी दे रही है जीएसटी, है ना, ये है। चलो इसको हटाते हैं, ये तो टॉपिक यहाँ तक था। देखो सरकार क्या सोचती है, हम लोग तो ऐसे सोच रहे हैं ये सही होना चाहिए। तो डिमांड क्या हो गई इन सब बातों पे? पॉपुलेशन, जनसंख्या, आई, इनकम, आय, टी, टेस्ट या इंटरेस्ट, स्वाद या रुचि, ठीक है। मेरा स्वाद उसमें है ही नहीं चाय में, मेरे को कॉफी पसंद है तो मैं चाय लूंगा ही नहीं, डिमांड करूंगा ही नहीं चाय की, नॉर्मल सी बात, आप समझ रहे होगे जी। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां, सरकार ने ही टैक्स बढ़ा दिया एकदम से, जैसे इसकी बात हो जाए, गेम्स इंडस्ट्री, इसकी डिमांड घट जाएगी। 3-4 प्रकार की गेम्स है, XYZ, सरकार ने इस पर 28% जीएसटी लगा दिया है, इन पर 12% है, तो ये तो चलते रहेंगे। अब वो 12 दूनी 24, 24 से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा कहेंगे, यार तो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग लगभग 2.5 लगभग, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। वो कहेंगे नहीं ये तो बंद कर दो दोनों, ये बंद कर दिया तो दो की डिमांड घट गई, यानी डिमांड घट जाएगी सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते हुए, सरकारी नीतियों को देखते हुए, ठीक।
और टैक्स। टैक्स टैक्स भी जीएसटी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई, सरकार ने कहा कि दो तरह से इंटरलेट है। आप कहोगे एक ही चीज है, हाँ ठीक है एक ही चीज है, लेकिन क्या है, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, कैसे चीज इंटरकनेक्ट है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि चलो अभी तो क्या चल रहा है, अगस्त है, कोई दिक्कत नहीं, जुलाई जुलाई तक का सरकार ने कह दिया 31 जुलाई तक जितने भी गेम है उस पर जीएसटी 28% हो जाएगा। और ये बात है जून की, जून में कहा, तो एक महीने के अंदर ही गेम्स के शेयर डाउन हो जाएंगे एकदम। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, तुरंत इफेक्ट डिमांड पे पड़ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं, इससे बहुत समझने वाली बात है, इस पर अच्छे से। मान लो जून चल रहा है और जुलाई की बात हो रही है, 31 जुलाई, अभी चल रहा है 1 जून। ठीक है, 1 जून, 1 जून, 1 जून चल रहा है। 1 जून को क्या हुआ, सरकार ने ऐलान किया कि हम गेम्स पर, ये एग्जांपल लिया, मैं सोचना गेम्स के पीछे पड़ गए, 28% जीएसटी लगाएंगे। ऐलान किया है 28% जीएसटी लगाएंगे, हमारे पास पैसा कम हो रहा है, लाओ गेम से ही पैसा लेते हैं हम लोग। ठीक है, लूडो खेलो पैसे कमाओ, 28% जीएसटी हम लोग लेंगे। 1 जून को ऐलान किया है, और इसकी डेडलाइन क्या है, 31 तारीख तक आपके पास डेडलाइन है, 31 जुलाई से लागू हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि 1 जून से 31 जुलाई के बीच बीच में ही ना गेम्स के शेयर क्या हो जाएंगे, गेम्स के जो शेयर है ना वो डाउन चले जाएंगे। गेम्स के शेयर क्या है, डाउन चले जाएंगे। और डाउन चले जाएंगे तो क्या होगा, गेम्स के शेयर डाउन चले जाएंगे तो इसका मतलब डिमांड घट गई। सिर्फ पॉलिसीज बनाने पर डिमांड घट गई, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब टैक्सेस पे आ जाओ। 31 जुलाई के बाद क्या होगा, 31 जुलाई के बाद ये 28% जो है ना, जो अप्लाई हो गया है गेम्स पर, ये भी तो कुछ डिमांड घटा देगा। जो बचे कुछ 4-5 है ना गेम्स कंपनी, वो भी कहेगी चलो टाटा बाय बाय। क्या कहेगी, टाटा, हटाओ इसको, कहेगी टाटा बाय बाय। क्या कहेगी, टाटा। इसका मतलब क्या है, ये भी गेम बंद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा होगा, उस पर भी असर पड़ा और टैक्सेस ने भी असर डाला, दोनों मिलकर भी असर डालेंगे। इसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन, डीएक्स। समझ में आया, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, है ना। क्या हो गया, पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे डिमांड फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन। ये हो गया। असर कैसे कैसे डालेंगे वो हम देख लेंगे, देख ही लिया हमने, इस तरह से होता है। तो ये न्यूज जो है ना, अब ये न्यूज तो आई, पहले हम इसको कैसे देख रहे थे, खबर आई और आके हमारे सामने से चली गई ऐसे, 28% जीएसटी बढ़ा दिया है गेम्स पर, अच्छा वो ठीक है। अब ऐसे देख रहे हैं हम लोग, देखने का नजरिया बदल गया। अब ऐसे सब्जेक्ट देख रहे हैं इसको, जीएस से रिलेट कर दिया इसको, जीएस से इसको रिलेट कर दिया जनरल स्टडीज से। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे हमारे पॉइंट है जिसपे हमने डिमांड फंक्शन पर, इस पर चर्चा की है। किस पर चर्चा की है, डिमांड फंक्शन पर। देखो इसको समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ आ गई। पॉपुलेशन उसकी है नहीं, जिस वस्तु की डिमांड होनी चाहिए डिमांड जीरो है, लगभग जीरो मानते हैं, मतलब पूरी तरह जीरो नहीं मानी तो भी आय, अगर आय उतनी नहीं है तो उसकी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ रही ना। गांव में आप बहुत ठेठ गांव है कोई, ठेठ मतलब वर्ड होता है, कहने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहां पे आप मर्सिडीज का शोरूम खोल दो, ठीक है ना, आय ही नहीं है इतनी, कौन खरीदेगा उसको, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, साइकिल का खुल गया तो हो सकता है ले लें, बाइक का खुल गया तो हो सकता है ले लें, क्योंकि आय पर डिपेंड है। ये कड़वा सच है, आय पर डिपेंड है। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इमोशंस नहीं चल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, वो एक टॉपिक क्रेडिट्स का भी आएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी भी होती है। अच्छा, टी और आई, टेस्ट और इंटरेस्ट, ये आपको बताइए, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टैक्सेस है, ये हमारे पास हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये कहा जा रहा है आपसे, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, जैसा आप कहें। ठीक है, हटाएं इसको,
चलो 10 सेकंड का टाइम दिया। चलो इसको हटाते हैं, है ना, ये हो गया। अब सप्लाई के बेसिस पे देखें तो क्या सप्लाई के बेसिस पे ये होगा या अलग होगा? सप्लाई के बेसिस पर भी यही होगा या अलग होगा, ये देखने वाली बात है। बात समझ आ रही है? सप्लाई के बेसिस पर भी यही होगा या अलग? सप्लाई और डिमांड में जो रिलेशन है ना, उस हिसाब से हम लोग दिखा देंगे, है ना। ठीक है, मेरे को एक चीज याद रखना, ये याद कर रखना, बताई भी थी, डिमांड में किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, सप्लाई सप्लाई सप्लायर। ठीक है, सप्लायर, ये सप्लायर। बात में आ गई है। और प्राइस इनके बीच क्या करता है? तालमेल बैठाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम में, पता ही है यार, बार्टर सिस्टम होता था। क्यों नहीं लेते हैं इसमें क्रेडिट वाली चीजें, मतलब जो लोन वाली, मतलब जो नॉन फाइनेंशियल है, क्यों नहीं लेते? क्योंकि बार्टर सिस्टम में तुलना नहीं हो सकती है ना। इकोनॉमिक्स में कैसे तुलना करोगे? इकोनॉमिक्स में तुलना कैसे करोगे? इकोनॉमिक्स में तुलना कैसे करोगे चीजों की? इसलिए क्या होगा, एक यूनिफॉर्मरी कोई यूनिट ले लिया जिसको प्राइस बोला गया है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, डॉलर में चल रहा है, प्राइस ले लिया गया इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक, और उससे फिर डिमांड और ये बनी, तो उसके फंक्शन दे रखे dx PITGT, ये पहले ही बता दिया। ठीक है, वस्तु विनिमय जो होती है, वस्तु विनिमय, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुड्स नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं का मान नहीं निकल पाता है, वस्तुओं का मान ये निकल नहीं पाता है, तो प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन होती है। इसलिए क्या होता है, हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए, ऐसा मीडियम चाहिए जो वस्तुओं को हमें कंपैरिजन करने के लिए ना दे, वस्तु ही हमें खरीद के दे दे। हमने कहा गेहूं के बदले चावल लेंगे, तो दोहरी म्यूचुअल नीड्स पूरी होंगी तभी हो पाएगा, दोहरी आवश्यकता। इसको चावल चाहिए, इसको चाहिए होगा तभी तो लेगा वो चावल। जो गेहूं बेच रहा है उसको गेहूं नहीं चाहिए तभी बेच रहा है, चावल चाहिए तभी वो चावल ले रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो इसको प्राइस ने रिप्लेस कर दिया, मूल्य ने। ठीक है ना, कीमत ने, पैसे ने। चावल का प्राइस 1 किलो लगा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर यही है। ठीक है ना, 1 kg जो है वो 40 रुपए का मान लो। अब ये नहीं कि मैं 40 वाला चावल खाता हूँ, ऐसे ही तुम लोग आइडिया लगाने लोगों कभी। ठीक है, ये हो गया 1 किलो गेहूं का 20 रुपए, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें इंटर रिलेशनशिप है। कैसे? जिसको ये चाहिए उसको ये नहीं चाहिए, और जिसको ये चाहिए उसको ये नहीं चाहिए, तो म्यूचुअल नीड्स पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल, एक टॉपिक था वो बताने के लिए इतना यहां तक आए, म्यूचुअल नीड्स पूरी होनी चाहिए, म्यूचुअल नीड्स। ठीक है ना, दोहरी आवश्यकता, दोहरी आवश्यकता। अब ये बहुत टफ है, पता है कैसे? चावल वाला हमेशा ढूंढता रहेगा गेहूं वाले को, गेहूं वाला कहाँ है, गेहूं वाला, वो रहा गेहूं वाला, ले तुझे गेहूं चाहिए ले, मेरे को चावल नहीं चाहिए, तू चावल ले जा। ठीक है, इस प्रकार से होता रहेगा ये। लेकिन प्राइस आया तो उसने दोनों को रिप्लेस कर दिया। अब हम कहेंगे नहीं, हम 1 किलो चावल चाहिए ना, तो लो 40 रुपए पकड़ो, 1 किलो चावल दे दो। गेहूं से मतलब ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। 1 किलो गेहूं चाहिए तो लो 20 रुपए पकड़ो, 1 किलो दे दो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये कोई दुकान नहीं है मेरी जो ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो म्यूचुअल नीड्स भी पूरी हो रही है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स भी हो रहा है। ठीक है, और जो हमें चीज चाहिए वो पूरी, डिमांड भी पूरी हो रही है, डिमांड डिमांड भी पूरी हो रही है, मांग। ठीक है ना, किससे? सिर्फ प्राइस से, रुपीज से, मुद्रा से, मुद्रा, इसलिए मुद्रा आई है।
इसलिए बोलते हैं मुद्रा को, करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन है, विनिमय का साधन है। और इन चीजों को पूरा करता है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स करता है, म्यूचुअल नीड्स को हटा देता है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं होती है, हटा दो, बल्कि डिमांड को पूरा कर देगा। ठीक है, वो इसलिए बताया, यहाँ पर प्राइस आ गया था इसलिए ये वाला बताया पूरा, ये भी पता होना चाहिए। फिर हम पता क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं लिंक, ये सब करने के बाद ना थोड़ा सा हम लोग आफ्टर द इंडिपेंडेंस 47 के बाद इकोनॉमिक कैसे चल रही थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना ही, क्या क्या उसके उद्देश्य थे, इसको रिलेशन निकाल के करेंगे। 5 ईयर प्लान जरूर आता है क्वेश्चन है, पक्का याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का। अब वो कौन सा पूछेंगे, पुराने नहीं पूछते हैं, वो पुराने रटे हुए स्टूडेंट को रट लिए, ज्यादातर खासतौर फेवरेट होते थे पहला, तीसरा, सातवां, ये पूछते थे वो, फाइनेंशियल ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। अब अभी चल रहा होगा उसका उद्देश्य पूछेंगे, या ऐसे पूछेंगे ये उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना का है, तो वही स्टूडेंट लगाएगा जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा ये। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट बांट रखे हैं आपके, कि इसमें नहीं तो इसमें मजे ले लो, उसमें नहीं तो उसमें ले लो। ठीक है, ये हो गया। प्राइस मतलब कीमत, ये सिखाने के लिए इतना बताया था, वो वाला कीमत है ना, ये हो गया। तो बता क्या करे थे, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, इसमें 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 क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम, लाभ, इसमें क्या होगा, संतुष्टि। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कह रहा हूँ, लाभ संतुष्टि, ये होगा, ये कीमत है। कीमत इनसे रिलेशन निकालती है, ज्यादा डिमांड कम, कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई इसमें, है ना। तो अब इसमें और इसमें नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक संबंध है। और इसमें इसमें सप्लाई और इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव यानी धनात्मक संबंध। ये पहले बताया हुआ, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया इसके साथ। क्या बोला, डिमांड और प्राइस में हमें पता ही है पहले से नेगेटिव संबंध है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी नॉर्मल गुड्स के लिए, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, उल्टा नेगेटिव है। सप्लाई और प्राइस में क्या है, पॉजिटिव धनात्मक संबंध, सप्लाई बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा तब, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी, क्योंकि ये सप्लायर के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं हम लोग। प्राइस घटा हुआ होगा उसको फायदा ही नहीं होगा, छोड़ो ना, फायदा तो नहीं रहा, दूसरी चीज लाओ जिसमें फायदा ज्यादा है, ठीक है ना, ये है। अब और यही मार्केट बनाते हैं, यही मार्केट बनाते हैं, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करके, एज पर योर विश, आपके ऊपर निर्भर करता है ये, ठीक है, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक, ये हो गया। चलो ये हटा रहे हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखना इसको, इसके ऊपर फोकस रखना, ये हो गया। अब हम ये बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, क्वेश्चन आता है इससे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये डिमांड फंक्शन था, ध्यान रखना, है ना, ये है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और मार्केट के इनविजिबल हैंड है, तो क्या मार्केट लगभग लगभग इसी पर नहीं निर्भर है, बिल्कुल सही बात है, इसी पर निर्भर है, लगभग लगभग मार्केट लगभग लगभग इसी पर ही निर्भर है ना। तो क्या होगा, मार्केट मतलब बाजार। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र मांग समग्र पूर्ति, ठीक है। जब ये बराबर हो जाए तो क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम,
ठीक है ना, बाजार संतुलन क्या हो जाएगा, बाजार संतुलन, ठीक है, बाजार संतुलन। और अगर एडी छोटा हो जाएगा एएस से, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है, तो सरप्लस है, क्या है, सरप्लस। और एडी अगर बड़ा हो जाएगा एएस से तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का भी अलग टॉपिक है, महंगाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सप्लाई हो रही है, डिमांड फिर भी हो रही है, तो महंगाई कैसे हो रही है, सरप्लस अधिशेष, ठीक है, ये है, ये 3 केस होगा इसके। अभी लिख लेना, नोट्स में जोड़ लेना, इसको करेंगे, इसको मेरे को याद है, कराऊंगा, ठीक है, नोट्स में जोड़ लेना, ये 3 केस हो गए। एग्रीगेट मतलब समग्र होता है, मतलब समेशन हो जाएगा पूरा, ठीक है ना, पूरा, पूरे बाजार में कितनी मांग है टोटल मिलाकर, जितनी भी चीजें बिक रही कह रहा हूँ, बिक रही है, उनको सबको, ठीक है ना, पूर्ति, जितनी भी चीजों को बाजार में डाला है डिमांड पूरा करने के लिए, तो वो पूर्ति। अब हो सकता है ऐसे करते करते कई बार तो ये ज्यादा भी जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो सरप्लस, सप्लाई ज्यादा तो सरप्लस अधिशेष, और डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन, डिमांड ज्यादा सप्लाई है ही नहीं। जब बराबर है तो सबसे आइडियल कंडीशन है मार्केट के बराबर। तो ये दोनों जब कंडीशन होती है ना, ये दोनों, तो अपने आप मार्केट कहाँ पे ले आती है इसको, यहाँ पर। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था टमाटर के एग्जाम्पल पे कि जो भी हो गए वो 200 रुपए किलो वगैरह जो भी हो गए, शायद 250 ही पहुंच गए, हो सकता है पाकिस्तान वाला भी हाल हो जाए 300 वाला, ठीक है। एक समय आएगा, कहते हैं ना जो चीज ऊपर जाती है नीचे फिर गिरती गिरती है, मौसम की मार के चलते हुए थोड़ी गवर्नमेंट भी थोड़ी ऐसी ढीली है, ठीक है, 350 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये हम आ गए महंगाई वाले केस पे, तीसरे वाले पे आ गए ना, इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन पे। अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है, अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है, सप्लाई डिमांड को देखते हुए कम हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई को देखते हुए ज्यादा है, सप्लाई कम हो पा रही है, सप्लाई कम हो पा रही है, डिमांड उसको देखते हुए ज्यादा है, और वो उसका टेस्ट तो है ही, प्रेफरेंस तो है ही, इसलिए ऐसा केस आ जाए, समझ में आ रही है। इसलिए कौन सा केस आ जाएगा, ये तो इसलिए रिवाइव करके दोबारा से 50 रुपए वाला जो सीन था, इवन जो भी होता था 20 रुपए वाला, वहां तक आएगा दोबारा लौट के, एक बार केस ये भी आएगा, ठीक है। तो दो केस दो देखे हमने, या तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, सरप्लस ही तो ज्यादा है, डिमांड फिर उतनी बनेगी, क्योंकि इस वाली कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन है, ये वाली, ये आइडियल कंडीशन है, तो क्या बोलेंगे, आइडियल कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है। आदर्शवादी क्यों, इसी को मार्केट फॉलो करके चलती है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड खींचेगी, और डिमांड ज्यादा तो सप्लाई खींचेगी, बात में आ रही है। ये मैं कह रहा हूं, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, डिमांड फ्लश, याद रखना, उल्टा है, जो ज्यादा है वो फ्लश नहीं होगा, जो कम है वो खींच के लाएगा ना। बराबर करनी है तो कैसे, जैसे मैं कहता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, मान लो मैं ऐसे नंबर लेता हूँ, 15 है और ये 10 है, तो 5 इसमें बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसमें नहीं घटाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो बराबर हो जाएगा। मैथ को देखें तो क्या चीज रन कर रही है, डिमांड, तो इसमें क्या होगा, डिमांड फ्लश, इसको बोलते हैं डिमांड फ्लश, ठीक है, डिमांड फ्लश। और इसमें डिमांड ज्यादा है, उल्टा कर लो, 15 और 10 है, तो सप्लाई को करेंगे तो 5 ज्यादा करेंगे, तो क्या बढ़ रही है, सप्लाई, तो ये सप्लाई फ्लश है, ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही नहीं लिख दिया, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कैसे पता है, क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लेना। एक तो हमने कहा 3 कंडीशन थी, हमने कहा कि सबसे पहली कंडीशन आइडियल है, ठीक है ना, आदर्श स्थिति मार्केट के लिए, है ना। सॉरी, तो सबसे पहली तो आदर्श कंडीशन ये वाली है कि एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो सप्लाई के बराबर होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, है ना, सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई के बराबर आने के लिए डिमांड फ्लश होगी, खींचेगी सप्लाई की तरफ, और सप्लाई के बराबर यूनिट पे आ जाएगी, ठीक है।
यदि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो सप्लाई खींचेगी, तो सप्लाई फ्लश और डिमांड फ्लश, है ना। अब यही बोला जाएगा सरप्लस, क्वेश्चन ये था सरप्लस में कौन सी इकाई, अर्थशास्त्र की कौन सी इकाई बढ़ती हुई होती है सरप्लस में। पता क्या ऑप्शन था कंफ्यूज करने के लिए, सप्लाई, डिमांड, बोथ या नन। और इसका ज्यादातर आंसर पता क्या लगाया गया था, सप्लाई, जबकि आंसर क्या है उल्टा, डिमांड। ऐसे पढ़ा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं जहां से कंफ्यूजन होती है। उन्हें पता है कि कहां तक दिमाग चला सकते हैं, कहां गलती करेंगे, ऐसे एग्जामिनर नहीं बन गए। उन्हें पता है सप्लाई बढ़ी हुई है, ज्यादातर लोग सप्लाई लगा के आ जाएंगे, सप्लाई और बढ़ेगी तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आइडियल कंडीशन क्या बताई हमने, एडी बराबर एएस होगा, है ना, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा। यदि सप्लाई बढ़ गई है और हम तो उसको फिर और बढ़ा रहे हैं, ऑप्शन जब लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हटाता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तो टमाटर का एग्जांपल लिया था। हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ना सरप्लस वाली, सरप्लस में विच इकोनॉमिक यूनिट इंक्रीजिंग। अब दोनों में लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आपको, हिंदी वाले बुरा ना माने, हिंदी में भी लिखता हुआ आ रहा हूँ। अर्थशास्त्र की कौन सी इकाई सरप्लस अधिशेष में बढ़ती है, ऑप्शन यही है, सप्लाई, सप्लाई मतलब पूर्ति, एक ही में लिख रहा हूं। सेकंड डिमांड, थर्ड बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ नन, ठीक है। तो क्या कहा हमने, सप्लाई, डिमांड, बोथ, नन। अब सरप्लस है तो सप्लाई बढ़ी हुई है, कौन सी चीज बढ़ते हुए, स्टूडेंट ने यहीं पे बस गलती कर दी थी, सप्लाई बढ़ती हुई तो कहेंगे इंक्रीजिंग है ना, बढ़ता हुआ तो सप्लाई को बढ़ा दिया, नहीं उल्टा डिमांड, इसका आंसर डिमांड है, मांग। हमने क्या कहा, ये कंडीशन चाहिए मार्केट को, ये आदर्श कंडीशन है, आदर्श कंडीशन, अरे हिंदी इंग्लिश हो गई, आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन। तो इसी को प्राप्त करेंगे वो, इसको प्राप्त करने के लिए एस पहले बढ़ा हुआ है सप्लाई, तो डिमांड को बढ़ाओ सप्लाई के बराबर लाने के लिए, इसलिए डिमांड होगा। इसी का उल्टा क्वेश्चन, इसी का उल्टा इस कंडीशन के लिए बना देते हैं, ठीक है। इन इन्फ्लेशन विच इकोनॉमिक यूनिट इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन में कौन सी अर्थशास्त्र की इकाई बढ़ती हुई होती है, तो वो क्या होती है, सप्लाई, जबकि डिमांड है जो ज्यादा है उसके बराबर लाने के लिए कम वाली ज्यादा वाले के बराबर आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूँ यहीं पे कंफ्यूजन होती है, यहीं पे मजे ले लेते हैं बच्चों से वो, यहीं पे मजे लो उनसे, ऐसे बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा इसमें बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलो ये पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है, ये मत कहना नोट नहीं करेंगे, नोट करो, आगे चलेंगे इससे। ये दो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है सीजल विजल के लिए, और ये इसके दिल्ली पुलिस में शायद ऐसा ना है, डायरेक्ट सीधा सीधा आ जाए। ठीक है, और जो एग्जाम होते हैं ना वनडे एग्जाम, उसमें पंचवर्षीय योजना से ज्यादा पूछते हैं, पूरी प्योर इकोनॉमिक्स में जाते नहीं है, इतनी नहीं आती उसमें, लेकिन पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ जाता है, 5 ईयर प्लान से जिसको बात कर रहे हैं। और एसएससी वाले तो खैर वो तो पूछते ही हैं। इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। ये जरूर नोट कर लेना, तीनों केस, पहला दूसरा तीसरा। इसको हटाते हैं। अब देखो, हमने कहा था आपसे कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके अलग अलग रूल है ना, लेकिन वो प्राइस पर भी निर्भर है। वो किस पर निर्भर है, प्राइस पर भी निर्भर है। अभी ये क्वेश्चन पूछा था, ये लिख लेना, दोनों नोट कर लेना, क्वेश्चन मैंने उधर लिखा था, जरूरी है पहला क्वेश्चन, ठीक है। सरप्लस, इन सरप्लस विच इकोनॉमिक यूनिट इंक्रीजिंग।
सरप्लस में कौन सी इकोनॉमिक इकाई जो है ना वो बढ़ती हुई होती है? पहला सप्लाई, डिमांड, थर्ड बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फोर्थ नन। अब देखो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, एक क्वेश्चन है ना, पूर्ति में नहीं अधिशेष में, अधिशेष में कौन सी, अधिशेष में कौन सी अर्थशास्त्र की इकाई, अर्थशास्त्र की इकाई बढ़ती है, बढ़ती है? पहला पूर्ति, दूसरा मांग, तीसरा दोनों, पहला और दूसरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत जरूरी था इसलिए मैंने बताया, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। तो सरप्लस मतलब सप्लाई का बढ़ना, तो बच्चे सप्लाई लगाते हैं, नहीं उल्टा करना, डिमांड, डिमांड बढ़ेगी। क्यों? हमें क्या करना था, एएस एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के बराबर करना था, बस ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख रहा था, यहाँ साफ साफ लिख दिया। ठीक है, ये लाना था, तो सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि सप्लाई को और बढ़ाएंगे तो फिर ये कंडीशन नहीं होगी, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, किसी भी केस में देख लो। ठीक है ना, ये होता है। इसी का उल्टा एक और लिख दें तो इन इन्फ्लेशन, सॉरी इन इन्फ्लेशन which economic unit increasing, महंगाई में कौन सी अर्थशास्त्र की इकाई बढ़ती है? इसमें भी एग्जांपल है सप्लाई। अब देखो इसका मैं नहीं लिख रहा हूं, ये महंगाई, अलग अलग दोबारा लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। महंगाई में, ठीक है ना, बात वही है, महंगाई में कौन सी अर्थशास्त्र की इकाई बढ़ती है? सप्लाई, डिमांड, बोथ, हिंदी में लिख दिया ना, अधिशेष की जगह आ जाएगा बस महंगाई, फिर वही आएगा कौन सी अर्थशास्त्र की इकाई बढ़ती है, इसलिए बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, अब आप कह दो इसमें डिमांड था, इसमें सप्लाई होगा, लेकिन समझने वाली बात है, इन्फ्लेशन में क्या बढ़ता है? डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होती है, तो सप्लाई को खींच के डिमांड के बराबर करेंगे तो कौन सा बढ़ेगा? सप्लाई। ठीक है, क्या बढ़ेगा? सप्लाई, पूर्ति, ये है बात में आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है ना, ये उद्देश्य है मार्केट का, अपने आप आ जाती है इस पर, ना तो ये है और ना ये। ठीक है, इन दोनों पे आती है तो मार्केट संतुलन में नहीं है, हर चीज संतुलन में होनी चाहिए ना, इसलिए इसको भी खींच के ऐसे लाएंगे और इसको भी खींच के ऐसे लाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा गया, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा आता है सप्लाई और इस पर, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने के उस पर है, इसलिए इससे पूरा निचोड़ निकाल लो। अल्टीमेट हमें क्वेश्चन ही करने हैं वहां पे, टॉपिक अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन से रिलेट कर नहीं पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं वहां जाने का, वो एक दिन में, वो वनडे एग्जाम जो है, यूटिलाइज तो करना है जो सीखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो सप्लाई बढ़ती हुई है तो डिमांड को बढ़ाएंगे, और सप्लाई बढ़ती हुई तो सरप्लस है, यानी सरप्लस में क्या बढ़ेगी? डिमांड, तो इसलिए क्या आ गई? सरप्लस में डिमांड, है ना, और इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई को बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो याद रखना, अधिशेष में डिमांड बढ़ती है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, या पंचलाइन बना लो इधर अलग, ऊपर पंचलाइन बना लो, सरप्लस, अधिशेष, इसमें क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगी, मांग। ठीक है, और इन्फ्लेशन में
इन्फ्लेशन में क्या बढ़ेगा? सप्लाई, पूर्ति बढ़ेगी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे है। इस तरह से पंच लाइन बना लो इसको। ये है, इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बना हमने वो देख लिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। हट गया हूं मैं, अभी भी देख लो उसको ध्यान से, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, क्या कह रहे हैं? ये जो है इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पर जो जो क्वेश्चन बन सकता था ना उस पर हमने देख लिया है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इस तरह से होता है। अब इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। मैंने एक चीज बोली थी, पहले इसको देखो, नोट कर लो इसको, क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मेन उद्देश्य जो है समझने का वही है, आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको रिलेट करके लिखो, सॉल्व करो, यही मेन उद्देश्य है। बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फायदा क्या है? एग्जाम निकालना है हमें, हमें एग्जाम निकालना है, हमें इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाता है। इसको हटाएं हम, चलो ये आपने देख लेगा, उसको हम लोग हटा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भैया कि किस तरह से हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को देखा, इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखो यही क्वेश्चन आया ना, अगर ये ना बताते पक्का इसमें कंफ्यूजन थी। आप सोचते यार सरप्लस है, सप्लाई बढ़ी है, नहीं यार, सप्लाई नहीं बढ़ी है, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन है, डिमांड बढ़ रही है, नहीं यार, डिमांड नहीं, सप्लाई बढ़ेगी, उल्टा है। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? हमें कौन सी कंडीशन पूरी करनी है? आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन क्या है? जिसमें डी किसके बराबर होता है? एस के। उस आइडियल कंडीशन को पूरा करते हुए हम लोग आएंगे। यहां तक समझिए, ये मेन चीज है। क्वेश्चन से रिलेट करना सीखिए, देन फिर मजा आने लगेगा, क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है ना? और भी टॉपिक हमारे पंचवर्षीय योजना जी है, जो है डिमांड और सप्लाई का, तो ये था। सप्लाई पे और थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा देख लेते हैं सप्लाई का। देन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, क्या क्या बदलाव हुए, है ना, ये है। और अभी जो चल रहा है वो इकोनॉमी कैसे बदल गई है, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव डाल दिए गए हैं, शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही है सरकार, और बजट जो आया उस पर क्या क्या मेन चीजें हैं, और इकोनॉमिक सर्वे पूरा पूरा तो नहीं, मेन मेन पॉइंट उससे पूछ ले जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पूरा तो यूपीएससी के लिए होता है, मेन मेन पॉइंट फिर भी देख लेंगे उससे। बात समझ आइए। अब हमने बात की थी डिमांड फंक्शन की, कौन कौन सी चीजें उस पर निर्भर है। अब हम सप्लाई को भी देख लेते हैं, एस। अब बताओ इस पर कौन कौन सी चीजें निर्भर करेंगी, इस पर कौन कौन सी चीजें करेंगी? गवर्नमेंट पॉलिसीज करेगी, बिल्कुल करेगी यार, करेगी ना गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक, पॉपुलेशन करेगी, हाँ पॉपुलेशन करेगी। इनकम करेगी, इनकम, इनकम करेगी, बिल्कुल सही बात है। पहले हम इनकम की जगह हम देखेंगे रॉ, रॉ मटेरियल कॉस्ट। कच्चे माल की कीमत करेगी इसमें। ठीक है, क्या करेगी? कच्चे माल की कीमत। मैं कह रहा हूं कच्चे माल की कीमत। क्यों? सॉरी यार, कच्चे माल की कीमत इसमें होगी। कच्चे माल की कीमत की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि रॉ मटेरियल ही खरीदेगा कौन? सप्लायर। रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? सप्लायर। सप्लायर रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस हिसाब से लगाएगा सामान में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट सप्लायर के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेस भी होगा। ठीक है, और क्या होगी? एक्सेप्टेशन, एक और है एक्सेप्टेशन। ठीक है, और इसी को
हम लोग बोल देते हैं सप्लाई फंक्शन, ठीक है, सप्लाई फंक्शन है, इसको प्रभावित कर रहा है डिमांड पे जैसा था। तो पी से पॉपुलेशन, ये तो हम पहले बता चुके हैं भाई, पॉपुलेशन है, पी से पॉपुलेशन, जैसे डिमांड पर है ऐसे ही सप्लाई पर है, जैसे डिमांड पर है ऐसे ही सप्लाई पर है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक। आर रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा दिया एकदम से ना, तो सप्लायर सोचेगा कि वो मात्रा सप्लाई कम कर देगा उसकी, ठीक है, उसकी सप्लाई कम कर देगा कि नहीं ये तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की, कच्चे माल की कीमत, इसी से फैक्टर कॉस्ट भी निकलती है, बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर से ही फैक्ट्री बनी है, तो फैक्ट्री में जितने भी चीजें लगती है ना सामान बनने के लिए, उनकी सबकी कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट है। फिर गुड्स तैयार होता है, मैन्युफैक्चर हो गया, देन सर्विस सेक्टर पे चला जाता है तीसरे वाले पर, ठीक, कच्चे माल की कीमत। फिर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, ठीक है, टी, टी से टैक्स, कर, टी से टैक्स और एक्सेप्टेशन, जैसे उधर बदल रही थी डिमांड के लिए, ऐसी सप्लाई के लिए इधर बढ़ रही है, अलग हो रही है, ठीक है। ये क्या अलग हुआ, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज तो दोनों को प्रभावित करेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो दोनों को प्रभावित करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा असर मार्केट पे डालती है, इसमें कोई शक नहीं है, और मार्केट पे असर डालेगी तो मार्केट दो चीजों से, जो इनविजिबल हैंड है, दो छुपे हुए हाथ जो हैं, जो मार्केट को बैलेंस करके रख रहे हैं, डिमांड सप्लाई, तो दोनों पे असर पड़ेगा, जो डिमांड में पड़ेगा वही सप्लाई पे ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का तो है, ठीक। टी टैक्स, तो गवर्नमेंट भी टैक्स बढ़ा रही है, तो ये भी हो जाएगा। अब जैसे हम लोग फिर दोबारा उसी पर आ जाते हैं, क्योंकि एक ही एग्जांपल लेंगे तो अच्छे समझ आएगा, वो जो 28% गेम्स का बताया था, सप्लाई इसमें क्या होगी, और चीजें जो डाली जा रही थी ना, इसमें बन रही थी, वो नहीं डाली जाएंगी, क्योंकि उनका कॉस्ट बढ़ गया है ना, और टेक्नोलॉजी नहीं डाली जाएगी कि यार इसका तो कॉस्ट, हमें प्रॉफिट ही नहीं आएगा, हमें प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस, जो जीएसटी है वो भी असर डालेगा। एक्सेप्टेशन क्या है, एक्सेप्टेशन ही नहीं है किसी चीज की डिमांड की, तो उसकी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है, एक्सेप्टेशन ही नहीं है, कोई संभावना नहीं बन रही है, नो, नो संभावना, जानबूझ के लिखा है मजाक में, कोई दिक्कत नहीं, नो संभावना, उसकी संभावना ही नहीं है, जब संभावना नहीं है उसकी कि भाई डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं करेंगे, है ना, सप्लाई नहीं करें, फायदा क्या सप्लाई करने से, ये हो गया। तो ये सब इसको प्रभावित कर रहे हैं सप्लाई को, ये सब सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या होगा, सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं तो सप्लाई फंक्शन होता है, ये क्या होता है, सप्लाई फंक्शन, समझ में आ गया, ठीक है, ये सप्लाई फंक्शन होता है। ऐसे ही मैं वक्र बना रहा हूँ एक कर्व, पहचानना किसका कर्व है वो, ठीक है, देख लेना पहले, सप्लाई भी क्वांटिटी से ही होता है, ध्यान रखना, ये मत कह देना एकदम से, पहले देख लेना। ये बताओ किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, बताओ, आप बताओगे उस हिसाब से मैं लिख दूंगा किसका ग्राफ है ये। ऑप्शन है डिमांड का है, सप्लाई का है, ठीक है, प्रोडक्शन का है, या नथिंग। पहला ये मत सोचना कि प्राइस और क्वांटिटी है तो डिमांड का ही होगा, सप्लाई का भी हो सकता है, सप्लाई भी तो क्वांटिटी है, जो मांगी गई मात्रा है वही तो मात्रा पूरी की जा रही है, या उससे ज्यादा की जा रही है, उससे कम की जा रही है, तो मात्रा ही है, तो यानी डिमांड मांग का है, सप्लाई पूर्ति का है, प्रोडक्शन का है। अच्छा ये खत्म होने के बाद ना,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करेंगे, पीपीसी, इसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन से याद आ गया मेरे को, करेंगे इसके बाद। चौथा है नन, बताओ। आप कहोगे ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन है ना, और नन तो इनमें से कोई नहीं, वो हिंदी बार बार लिखने से क्या फायदा, ये है मतलब हिंदी वाले परेशान ना, वही है ना। अच्छा बताओ क्या होगा, तो रॉ मटेरियल को, अच्छा ये तो ऊपर हो गया यार, इसको हटाओ, कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखो कौन सा है, इसको देखो, किसका ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है, देखो। मैंने कहा कि इसको अपने आप मत मांगना कि डिमांड का है, ठीक है, अपने आप मत मानना पूर्ति का है ना। हालांकि प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, मात्रा, लेकिन मानना मत। तो माने किसका, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में आ सकता है डिमांड सप्लाई में। अब ये देखना है कि प्राइस बढ़ने पर क्या हो रही है क्वांटिटी, और घटने पर। प्राइस 5 था तो क्वांटिटी 20, प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 10, यानी प्राइस बढ़ने पर, पी बढ़ने पर क्यू जो है कम हो रहा है, और ये रिलेशन किसका होता है, डी का। तो ये किसका कर्व है, डिमांड का, है ना। पी बढ़ने पर क्यू कम हो रहा है, पी बढ़ने पर क्यू तभी कम होता है जब डिमांड होती है, मतलब डिमांड के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर रहे होते हैं, मांग का। ठीक है, तो यानी कीमत, लो हिंदी में लिखा मैंने, हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे, कीमत बढ़ गई, मात्रा घट गई, तो ये किसको डोनेट कर रहा है, मांग को। किसको कर रहा है, मांग। बड़े दिन से चंद्रबिंदु नहीं लगाया ना, बचपन में लगाते थे, चंद्रबिंदु नहीं लगता शायद इस पे, चलो देख लेना, मांग ऐसे लिखा जाएगा ना, मांग, देख लेना इनमें से कोई है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा ये हो गया, कीमत मात्रा, समझ में आ गया, कीमत मात्रा। तो कीमत बढ़ने पर मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब ये पक्का डिमांड है। और इसका उल्टा होता ना, अब तो मैं बनाऊंगा, आप समझ जाओगे, ये हटा रहा हूँ, लास्ट से बता रहा हूँ, फिर पीपीसी कल से शुरू करेंगे, पीपीसी, इसको हटा रहे, नोट करते रहना करना, ठीक है। इसका दूसरा कर्व जो बनाएंगे वो क्या होगा, इसको देख लो, दूसरा कर्व जो होगा इसका, इसी का उल्टा बनेगा, है ना। इसमें क्या होता, कीमत जैसे जा रही थी क्वांटिटी उस हिसाब से कम, इसमें कीमत के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी प्राइस, कीमत, मात्रा, ठीक है। जीरो, कीमत कितनी थी इसी के हिसाब से 5 और 10, तो देखो 10 और 20, कीमत कम है तो मात्रा कम, कीमत ज्यादा है तो मात्रा ज्यादा, ठीक है, ये रहा। तो अब हमने इसको लिख दिया था, डी और डी डिमांड का है, अब ये क्या है, एस और एस, ये ग्राफ है, ठीक। मर्ज कर दोगे तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ई का पॉइंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ई का पॉइंट। समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ, अरे समझ में नहीं आ रहा, ये लो, इसको मैच कर लो, ये ऐसे आएगा, है ना, और ये जाएगा ऐसे, ये ई पॉइंट हो गया, ई, ये एस का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, डी का। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। दोनों पर कौन सी पॉइंट की वैल्यू आ रही है, 5 5 आ रही है ना, वो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर होती है। ये जो होता है, ये पॉइंट, इसको डॉट डॉट करके लिख दो, डॉट डॉट, ये होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन बिंदु। ई क्या होता है, ई होता है संतुलन बिंदु, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कह रहे हैं। ये तो कुछ नहीं, पुराना ही रिवाइज था, अब ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में पता क्या करेंगे, पीपीसी के बारे में करेंगे। लेकिन यहां तक समझ में आया, आपको यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया तो आगे पीपीसी करेंगे उत्पादन में। पीपीसी में क्या होगा, दो वस्तुएं होंगी, उस पर कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, जैसे मान लो वाई, वैसे इनकम को वाई बोलते हैं, आई जो है हमारी इनकम 100 रुपए है,
हमारे पास गुड्स 1 है G1 और गुड्स 2 है, इसकी कीमत पर यूनिट पर 10 रुपये है पर यूनिट पर, और इसकी 20 रुपये है, ठीक है। आपने G1 को 10 यूनिट बना दिए तो पूरे 100 रुपये चले गए, 100 रुपये खत्म प्रोडक्शन के, तो G2 कितना होगा, 0। नहीं समझ में आया? हमारी इनकम 100 रुपये है, 2 गुड्स तैयार करने हैं G1 G2 बनाकर, इसको तैयार होने में पर यूनिट 10 रुपये लग रहा है, इसको पर यूनिट 20 रुपये लग रहा है। ये 10 बनाते तो 10 × 10 100 हो गया, तो इसको तो बना ही नहीं पाएंगे। हम कह रहे हैं दोनों को बनाना है, हम कहेंगे दोनों को बनाना है। इस प्रकार से बराबर करना है, उससे मतलब नहीं है। मैंने इसको कर दिया 5, 10 5 50, 50 बचे, ठीक है। तो कितना करेंगे, पॉइंट में आएगा समथिंग, जैसे मान लो इसको हमने कर दिया 6, पॉइंट में ना है इसलिए बता रहा हूँ, तो 60 40 बचा, तो इसको कितना कर दिया 2, पास में आ गई। तो 2 × 20 40 और 6 × 10 60, जुड़ के कितनी इनकम हो गई 100। ये कह रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया ये पीपीसी में देखते हैं, 2 वस्तुओं पर जो भी चेंज होता है उसको देखते हैं पीपीसी में। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ये है ना। तो 2 वस्तुओं का उत्पादन, इसको पहले देखते रहो, इसको नोट कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बात समझ आ रही है मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये हो गया सप्लाई PRGT, PRGTE, ये हो गया सप्लाई का कर्व। और इधर हमने क्या कहा, आई, तो 10 0, प्राइस कीमत, क्वांटिटी ये मात्रा है, ई पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। यहाँ पे डिमांड की बात हो गई। अब 100 रुपए थे, गुड्स 1 और गुड्स 2 ये खरीदना था। गुड्स 1 के प्राइस था 10 रुपए, मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं 10, 100 हो गया, ये वाला खरीद नहीं पाएंगे। अगर हमें बोला है दोनों को खरीदना है तो कितना हो गया 60, 10 6 60 और 22 या 40, तो 100 हो गया। बात यहां तक समझ आई मैं कह रहा हूँ? तो देखो इसको देख लेना, इसको देख लेना, ये पॉज करके लिख लेना, इस पर बहुत अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का। फिर कर्व बनेगा, इसका कर्व को देख लेंगे। पॉइंट ई है, सप्लाई का डिमांड की कैसे रिलेशनशिप है वो हमने देख लिया है, ठीक है ना, सप्लाई और डिमांड की रिलेशनशिप। उसी बीच हमने मार्केट की रिलेशनशिप निकाली और पॉइंट ई पर गए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, है ना। ये है, जल्दी से रिवीजन में ऊपर चले जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। इकोनॉमिक्स को कौन से में बांटा गया था, माइक्रो मैक्रो में। इकोनॉमी क्या है, किसी देश की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या या लोग किस प्रकार से अपनी जीविका कमा रहे हैं, 3 सेक्टर में से किससे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटोरियल। अब सुनो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। तो प्राथमिक में क्या होगा, सारे प्राकृतिक होंगे। द्वितीयक में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले होंगे। और तृतीयक सेवा क्षेत्र में क्या होगा, जो सेवाएं दी जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टीचर, लॉयर, एडवोकेट वगैरह जो होते हैं ना, वो सब वो इनमें आ गया, जो सर्विस देके ना ये करते हैं। तो यहाँ तक रिवाइज करना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे ना, तो इसको आगे से करेंगे। और ये वाला जो थॉट है इसको याद रखना, पीपीसी वाला जो ये बताया, इसको आगे चलेंगे। एक पॉइंट इस पर भी है, ये भी रह जाता है। फिर इसके साथ ही साथ, ये तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10-15 मिनट का होगा। फिर 5 ईयर प्लान करेंगे, FYP, 5 ईयर प्लान। बात समझ, 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छे से रिवाइज करना, पिछली 2 क्लासेस और ये क्लासेस, 3 क्लासेस हो गई, जो ये चौथी क्लासेस का रिवीजन करना अच्छे से। देन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे से हम लोग, लेकिन रिवीजन करते रहो और मस्त होके पढ़ो, रिलेट करते रहो कैसे रिलेशन निकल रहा है क्लासेस का, है ना। उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हम लोग खुद ही टफ बना दें तो बात अलग है। अभी पढ़ा फिर हफ्ते भर बाद देख रहे हैं, वो पूरा था हफ्ते भर बाद पढ़ेंगे, वो भी उसकी कोई बात नहीं निकलेगी, वो बात नहीं आएगी। तो एक रेगुलरिटी में पढ़ाई करो। 1-2 दिन हो जाता है, कई बार मन नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी निकालो टाइम। ना मन करे फिर भी या तो रिवीजन करो जो पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ना मन कर रहा तो, नहीं तो कोई मैथ्स का ऐसा टॉपिक उठाओ जो जिससे क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, तो मन कर जाता है। हाँ, मन की सारी बात होती है ना, मन खराब तो पूरा वही वाला होता है। कोई दिक्कत नहीं, मन को अच्छा रखेंगे, अच्छे से करेंगे। बात समझिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पीपीसी के साथ,
ठीक है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। उसमें दो चीजों का, दो कमोडिटी के जितने भी प्रोडक्शन हुए उसमें आपस में देखेंगे क्या रिलेशन बैठ सकती है ना। और 5 ईयर प्लान देखेंगे, भारत स्वतंत्रता के बाद कैसा था और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जितना जो बता सकता था वो आप तक पहुंचा है। फिर वही बात, कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट करें। ठीक है ना, निश्चिंत होकर पढ़िए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, नंबर आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।